हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन का थर्ड टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग। इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर किया था प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन का, उसमें हमने स्कोप ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन के पहले दो मेथड्स को डिस्कस किया था। तो इस मेथड को पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को पढ़ें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो इसमें हम ये डिस्कस करना है कि हमें हमारी प्रोडक्ट की पूरी क्षमता का उपयोग किस तरीके से करना है। अधिकांशतः फैक्ट्री अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं करती हैं। अब यदि उन्हें लगता है कि उनकी जो पूर्ति है उसके अनुरूप, वो जो सप्लाई दे रहे हैं उसके अनुरूप उससे अधिक डिमांड आ रही है, तो वो अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल उन्होंने 80% कैपेसिटी पर कोई फैक्ट्री काम कर रही है। अब लगता है उनको कि किसी प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड एक्स्ट्रा आ रही है, तो वो रिमेनिंग 20% जो कैपेसिटी है उसको भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें निम्न फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। सबसे पहले उनको देखना होगा कि उनकी कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है, कितनी है, वो कितनी उत्पादन क्षमता पे काम कर रहे हैं और आगे और उसको कहां तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट। नेचुरल है, जब वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर क्या कोई अतिरिक्त फिक्स कॉस्ट अकर हो रही है। अगर अतिरिक्त फिक्स कॉस्ट अकर हो रही है तो उन्हें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, आप उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी सेलिंग प्राइस में रिडक्शन हो सकता है, उसमें कुछ रिड्यूस हो सकता है। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग अधिक उपयोग करना है अथवा नहीं करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो डिसीजन लेंगे उसके दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन तरीका, मार्जिनल कॉस्ट बेसिस। आप मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पर जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है उसको आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से आपको पता पड़ेगा कि अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पर आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और अगर प्रॉफिट आता है तो आप उस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका है डिफरेंशियल कॉस्ट बेसिस पर। डिफरेंशियल कॉस्ट बेसिस पर आप कंपेयर करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट को और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को। अब अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट से ज्यादा आ रही है तो आप उस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं आपको ये तीसरा मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है। अब हम नेक्स्ट चौथा मेथड इसका डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ टॉपिक है स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन केस ऑफ ओल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, फैशन, टेक्नोलॉजी, इनके ऑब्सोलीट होने से या फैशन आउट होने से हमको हमारे पुराने प्रोडक्ट को जो कि हम यूज में ले रहे हैं उसको बंद करने की आवश्यकता होती है और हम सोचते हैं कि हम उसकी जगह नया प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ट्रेंडिंग हो सकता है उस प्रोडक्ट को हम लेकर आए। तो इस केस में जब कभी भी ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस केस में हमें नए प्रोडक्ट को पुराने प्रोडक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे केस में हमको सेल्स मिक्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट एंड सेल्स मिक्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमको ओल्ड प्रोडक्ट से कितनी, ओल्ड प्रोडक्ट को सेल करने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है और न्यू प्रोडक्ट को, अगर हम न्यू प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट को सेल करने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करने के बाद अगर न्यू प्रोडक्ट से जो सेल्स मिक्स आता है वो ज्यादा है, मतलब हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम न्यू प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और ओल्ड प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि जो न्यू प्रोडक्ट से सेल्स मिक्स आ रहा है उसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है इन कंपैरिजन टू ओल्ड प्रोडक्ट, तो उस केस में हम ओल्ड प्रोडक्ट को ही, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे और न्यू प्रोडक्ट को थोड़े समय के लिए विचार में नहीं लाएंगे उसका प्रोडक्शन करना। इसे हम एक एग्जांपल की
बहुत ही एक एग्जांपल के तौर पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट में एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा जिससे हम इस स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन केस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट को आसानी से समझ सके। सी स्टूडेंट्स, इस इलस्ट्रेशन में आप देखिए ए, बी और सी तीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं और उनकी प्राइस दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, साथ में उनका टोटल सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट अलग से दे रखी है और सेल्स फॉर द ईयर दे रखी है जो कि 5 लाख है। अब मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि वो उसके पास जो तीन प्रोडक्ट हैं ए बी सी, तो वो ए और बी को तो कंटिन्यू रखे और ए और बी और सी की जगह डी प्रोडक्ट को वो अपनाए। तो वो सी प्रोडक्ट को बंद करके डी प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाह रहा है। तो नीचे की टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, इस नीचे की टेबल में ए, बी और डी तीन आइटम दिए हुए हैं। इसमें आपको दे रखा है, एक कॉलम में सेलिंग प्राइस दे रखी है, दूसरे कॉलम में वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और तीसरे कॉलम में परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम दे रखा है। जो आपकी सेल्स है 5 लाख, उसका कितना परसेंट आपको सेल करना है ए में, कितना बी में और कितना डी में, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें हमें अब ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ए, बी और सी से सेल्स मिक्स से कितना प्रॉफिट होता है, साइमल्टेनियसली ए, बी और डी के सेल्स मिक्स से कितना प्रॉफिट होता है। अगर ए, बी और डी का सेल्स मिक्स का प्रॉफिट ए, बी और सी के सेल्स मिक्स के प्रॉफिट से अधिक है तो हम इस डी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और इसे समझेंगे कि हमें, और डिसीजन लेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये सॉल्यूशन है स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन केस ऑफ ओल्ड। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास ए, बी और सी प्रोडक्ट थे, अब हम सी प्रोडक्ट को डी प्रोडक्ट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया जब कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उस केस में हम पुराने ओल्ड प्रोडक्ट मिक्स से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट मिक्स से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और अगर न्यू प्रोडक्ट मिक्स की प्रॉफिट ज्यादा आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में सेल्स आपको कंबाइंड दे रखी थी 5 लाख। 5 लाख का 40% वॉल्यूम जो था वो ए का था, यानी कि 5 लाख का 40% 20 लाख, 5 लाख का 35% यानी कि 1,75,000 और 5 लाख का 25% यानी कि 1,25,000। वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी 2 लाख सेल्स है और सेलिंग प्राइस दे रखी है क्वेश्चन में 20 रुपीस पर यूनिट। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 10 रुपीस पर यूनिट। तो इज दैट क्लियर? ये जो 1 लाख रुपए आएगा वो कैसे आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 जो कि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है, इस पर इससे हमारे पास जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 10। तो 10,000 into 10 यानी कि 1 लाख रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट ए की। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी की वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे जो कि आएगी 1,05,000 और 75,000। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन विल बी प्रोडक्ट ए का 1 लाख, प्रोडक्ट बी का 70,000 और प्रोडक्ट सी का 50,000, जिसका टोटल होगा 2,20,000। क्वेश्चन में हमको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो कि सेम रहेगी, तो वो है तीनों ही प्रोडक्ट की जो फिक्स कॉस्ट अकर होगी वो है 1,50,000। इस तरीके से ओल्ड प्रोडक्ट मिक्स से जो हमारा प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 70,000। अब हमने ओल्ड प्रोडक्ट मिक्स से प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जो कि 70,000 रुपए है। इसी तरह से हमें न्यू प्रोडक्ट मिक्स से भी, न्यू सेल्स मिक्स से भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिटेबिलिटी में हम वही 5 लाख हमारी कंसोलिडेटेड सेलिंग है, लेकिन जो सेलिंग रेशियो है वो यहां पर चेंज हो गया है। जो प्रोडक्ट ए है, इस केस में प्रोडक्ट ए को 50% वॉल्यूम पे सेल करेंगे, यानी कि 5 लाख का 50% 2,50,000। इसी तरह से 5 लाख का 30% 1,50,000 और 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख सेल हम एक्सपेक्ट करेंगे ए, बी और डी की। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, सेम प्रोसेस है वेरिएबल कॉस्ट निकालने का। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 20 क्योंकि 20 रुपए हमारे को सेलिंग प्राइस दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक ही है 10 रुपीस। इसी तरीके से ये आ जाएगा 1,25,000 और सेम प्रोसेस से प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट डी की जो आपको वेरिएबल कॉस्ट है वो जाएगी 90,000 और 50,000। इससे हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। आपको पता है सेल्स माइनस बी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो ए, बी और डी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,25,000, 60,000 और 50,000। ये टोटल हो जाएगा 2,35,000। कंसोलिडेटेड फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 1,50,000। तो हमारे पास न्यू सेल्स मिक्स से जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 85,000। अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें ए, बी, सी को एग्जिस्टिंग रखना है या ए, बी, डी को अपनाना है, यानी कि सी की जगह डी का
रिप्लेसमेंट करना है, तो इसका डिसीजन हम लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी से। न्यू सेल्स मिक्स को अपनाने पर हमारा प्रॉफिट आ रहा है 85,000, जबकि ओल्ड सेल्स मिक्स से हमारा प्रॉफिट था 70,000, जो कि पुराने सेल्स मिक्स से 15,000 रुपए ज्यादा है। अतः यह क्लियर है कि हम न्यू सेल्स मिक्स को एक्सेप्ट करेंगे और ओल्ड सेल्स मिक्स को रिजेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें न्यू प्रोडक्ट को ओल्ड प्रोडक्ट से रिप्लेस करना हो तो उस केस में हमें कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों ही सेल्स मिक्स से। और अगर न्यू सेल्स मिक्स से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आती है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। अब हम इसके बाद 5th नंबर का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम स्कोप ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर, सीमित कारक के आधार पर उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करना, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ढंग से समझिएगा, ढंग से देखिएगा। तो इस मेथड को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स मतलब उत्पाद मिश्रण। उत्पाद मिश्रण से आशय है दो या दो से अधिक वस्तुएं अथवा सेवाओं का ऐसा संयोजन जो एक मैन्युफैक्चरर मार्केट में सेल करना चाहता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, प्रोडक्ट मिक्स दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा सेवाओं का ऐसा संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर मार्केट में सेल करना चाहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब पॉइंट ये आता है कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स को हम सेलेक्ट करें। हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स हमने निकाल लिया, 3-4 कंडीशंस हो सकती है प्रोडक्ट मिक्स की। उस प्रोडक्ट मिक्स से हमको ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स का सिलेक्शन किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हम उस प्रोडक्ट मिक्स का सिलेक्शन करेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। मतलब जो भी 2 या 3 प्रोडक्ट मिक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आपको पता है कंट्रीब्यूशन किस तरह से कैलकुलेट होता है। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जिस प्रोडक्ट मिक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट मिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है की फैक्टर्स। सी, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब हमारे प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में बाधक होते हैं। बाधक होते हैं वो, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। हमारे पास जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, हो सकता है हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। ए का हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छा आ रहा है लेकिन बी का नहीं आ रहा, या सी का थोड़ा कम आ रहा है, तो हमें उसको देखना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल हमारे लिए एक बाधक हो सकता है। और भी कई सारे रीजंस हैं। तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे सभी फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में बाधा बनते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में बाधक होते हैं, वो सारी टर्म्स जो होती है वो कहलाती है की फैक्टर्स, प्रमुख घटक, या उन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स के नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीमित कारक। तो बच्चों समझ में आ गया की फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सभी घटक जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में बाधा प्रदान करते हैं, बाधक साबित होते हैं, वो कहलाते हैं की फैक्टर्स, प्रमुख घटक, या लिमिटिंग फैक्टर्स, सीमित कारक। इन्हीं के बेसिस पर हमें प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये जो सीमित फैक्टर्स हैं ये हो सकते हैं, नंबर 1 रॉ मटेरियल, मैंने अभी डिस्कस किया। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर। शॉर्ट ऑफ लेबर, हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, तो वो लेबर की शॉर्टेज होना भी हमारे लिए प्रोडक्शन में एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है मशीन आवर्स। मशीन की एक कैपेसिटी होती है काम करने की, तो कोई मशीन कितने घंटे काम कर सकती है, कोई मशीन कितने घंटे काम कर सकती है, तो उसकी काम करने की कैपेसिटी भी हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। और एक फैक्टर है सेल्स। हमारे को लिमिटेशन है कि हमको इतनी ही सेल करनी है, तो सेल्स भी हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस होने में बाधक सिद्ध होते हैं। अब इससे हमको इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ढंग से आप नोट कर लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला होता है
कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर, मतलब हर प्रोडक्ट मिक्स से हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और जो भी की फैक्टर होगा उस की फैक्टर से हमको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी प्रॉफिटेबिलिटी। और इस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स को फर्स्ट रैंक देनी है, कौन से प्रोडक्ट मिक्स को सेकंड रैंक देनी है और कौन से प्रोडक्ट मिक्स को थर्ड रैंक देनी है। मतलब हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले हम कौन से प्रोडक्ट मिक्स को अपनाएंगे, फिर उसके बाद कौन से प्रोडक्ट मिक्स को, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये की फैक्टर्स के बेसिस पर हमको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स को हम सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के दृष्टि से एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो एग्जांपल आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि की फैक्टर्स के होते हुए हमें कौन से प्रोडक्ट मिक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट मिक्स को रिजेक्ट करना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एग्जांपल है जिसमें 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं एक्स, वाई और जेड। जो एक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 20,000 यूनिट, वाई की है 10,000 यूनिट और जेड की है 15,000 यूनिट। इन तीनों की ही इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, साइमल्टेनियसली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों ही प्रोडक्ट की गिवन है। इन तीनों से हमें डिटरमाइन करना है बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट केसेस। यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट केसेस है जिनके बेसिस पर हमें प्रोडक्ट मिक्स की कैलकुलेशन करनी है। पहला जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज लिमिटेड टू 1,20,000 kg। इसका मतलब रॉ मटेरियल जो है वो हम किसी भी कंडीशन में 1,20,000 kg से ज़्यादा यूज में नहीं ले सकते। दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है सप्लाई ऑफ लेबर इज लिमिटेड टू 96,000 लेबर आवर्स। इट मीन्स लेबर आवर्स को किसी भी कंडीशन में हम 96,000 घंटों से ज़्यादा यूज में नहीं ले सकते। तीसरा लिमिटिंग फैक्टर है टोटल कंबाइंड सेल ऑफ 3 प्रोडक्ट्स कैन नॉट एक्सीड टू ₹31 लैक्स। मतलब जो तीनों ही प्रोडक्ट से हमें जो सेल्स प्राप्त होगी वो किसी भी कंडीशन में 31 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हमको दे रखे हैं। हम इंडिविजुअल एक एक लिमिटिंग फैक्टर को लेकर ये डिस्कस करेंगे कि कौन से उस लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग किस प्रोडक्ट मिक्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और किस प्रोडक्ट मिक्स को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, या क्या प्योरिटीज हमें अपनानी चाहिए। मतलब एक्स की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, वाई की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए और जेड की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसे हम समझते हैं व्हाइट बोर्ड पर एग्जाम्पल के द्वारा। यस स्टूडेंट्स, अब हम जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसे हम समझ रहे हैं। देखिए 3 प्रोडक्ट थे एक्स, वाई और जेड। उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 20,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स एंड 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन की। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीस पर यूनिट, 200 पर रुपीस एंड 50 रुपीस पर यूनिट। लेस वेरिएबल कॉस्ट, हम सब नेचुरल है। अब हम की फैक्टर की हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और फिर हम की फैक्टर निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर प्रोडक्ट x 5 plus 30 plus 5 equals to 40. For product y 50 plus 60 plus 10 equals to 120 and for z 10 plus 10 plus 5 equals to 25. तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन आएगा x का कंट्रीब्यूशन विल बी 60, y का कंट्रीब्यूशन विल बी 80 एंड z कंट्रीब्यूशन विल बी 25। अब हमें दिखा है कि जो y का कंट्रीब्यूशन है वो 80 रुपीस है, मतलब सबसे ज्यादा है। x का कंट्रीब्यूशन उससे कम है और z का उससे कम है। लेकिन दिस इज नॉट द प्रोसेस, नॉट द वे टू डिसाइड द प्रोडक्शन मिक्स। अगर कोई भी हमारी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इफ देयर इज नो लिमिटिंग फैक्टर, तो हम प्रोडक्ट y की 10,000 यूनिट्स को पहले प्रोड्यूस करेंगे, फिर प्रोडक्ट x की यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट z की यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ 3 अलग-अलग लिमिटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, तो उन इंडिविजुअल लिमिटिंग फैक्टर से हम प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे। तो पहला लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल। आपको पता है फॉर्मूला है C अपॉन की फैक्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर। यहाँ पर मटेरियल पर यूनिट हमको लेना पड़ेगा। तो देखो कंट्रीब्यूशन 60 दे रखा है, डिवाइडेड बाय मटेरियल पर यूनिट लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स प्रोडक्ट है उसके 5 केजी प्रोडक्शन की कॉस्ट है 5 रुपए, यानी कि 1 केजी प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 रुपया। तो हमने यहाँ पे किया 60 अपॉन 1 इक्वल्स टू 60। इसी तरीके से प्रोडक्ट y में 50 रुपए है 5 केजी की रेट, तो 1 केजी की रेट हो जाएगी 10 रुपए।
तो फॉर्मूला बन जाएगा 80/10 इक्वल्स टू 8। साइमल्टेनियसली 25/2 इक्वल्स टू 12.5। तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आ गई एक्स वाई और जेड की। अब इसे हम प्रायोरिटी देंगे, ये कहलाती है प्रायोरिटी, ये कहलाती है प्रायोरिटी। तो जो पहली प्रायोरिटी देंगे वो हम एक्स को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी जेड को देंगे और तीसरी प्रायोरिटी हम वाई को देंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको मेटेरियल में किस तरह से प्रायोरिटी देनी है। इसी तरीके से लेबर में भी सेम हमको फॉलो करना है। कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन हमको पता है 60 है, और जो लेबर है ये तो मटेरियल था, ये आपका लेबर है। तो जो लेबर है वो 10 घंटे की लेबर है 30 रुपए, तो 1 घंटे की लेबर होगी 3 रुपीज। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 60/3 इक्वल्स टू 20। साइमल्टेनियसली 80/6 इक्वल्स टू 13.33, 25/1 इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो 20, 13.33 एंड 25। इस बेसिस पर हम अगेन प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी प्रोडक्ट जेड को, सेकंड प्रायोरिटी आएगी प्रोडक्ट एक्स को, और थर्ड प्रायोरिटी आएगी प्रोडक्ट वाई को। थर्ड हमारा लिमिटिंग फैक्टर था सेल्स। सेल्स को हमें लिमिटिंग फैक्टर को देखने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 60 है, सेल्स हमको दे रखी है 100, तो 60/100 इनटू 100 इट विल बी 60%। इसी तरीके से 80/200 इनटू 100 यानी कि 40%, 25/50 इनटू 100 यानी कि 50%। तो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे 60% को यानी कि प्रोडक्ट एक्स को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे 50% यानी कि प्रोडक्ट जेड को, और थर्ड प्रायोरिटी देंगे 40% यानी कि प्रोडक्ट वाई को। तो ये स्टूडेंट्स हमने तीनों ही लिमिटिंग फैक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ली है, और प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने प्रायोरिटीज दे दी है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर हम लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल को लेते हैं, तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले 20,000 यूनिट्स एक्स की प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट वाई की प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ यूनिट्स बचती है, सॉरी पहली एक्स की करेंगे, दूसरी जेड की करेंगे, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी हमने जेड को दे रखी है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास यूनिट्स बचती है तो हम इस 10,000 में से वो बची हुई यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से लेबर में मैं समझा दूं आपको। लेबर के केस में हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर आ गया है, तो सबसे पहले हम जो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जब लेबर लिमिटिंग फैक्टर है, तो सबसे पहले जब प्रोडक्शन करेंगे वो जेड की 15,000 यूनिट्स का करेंगे, फिर एक्स की 20,000 यूनिट्स का करेंगे, और फिर अगर हमारे पास यूनिट्स बचती है तो वाई में से जितनी यूनिट्स बचेगी 10,000 में से उन यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। साइमल्टेनियसली इसी तरीके से थर्ड लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहले हम प्रोडक्शन करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी का यानी कि 20,000 यूनिट्स का, फिर 15,000 यूनिट्स का, और फिर अगर हमारे पास यूनिट्स बचती है तो वाई की 10,000 यूनिट्स का में से जो भी यूनिट्स बचेगी उनका हम प्रोडक्शन करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पॉइंट्स दे रखे हैं। नंबर 1 पॉइंट दे रखा है मटेरियल, कितनी मटेरियल को हम यूज ले सकते हैं। नंबर 2 दे रखा है कितने लेबर आवर्स को यूज ले सकते हैं, और नंबर 3 दे रखा है कि सेल्स की कितनी अमाउंट को हम सेल कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर हम अभी आपको नेक्स्ट अभी इलस्ट्रेशन में तीनों का इंडिविजुअल मैं प्रायोरिटी से आपको समझाऊंगा कि किसकी कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने प्रायोरिटीज कैलकुलेट करना सीखा था। जैसे कि एक्स वाई और जेड 3 प्रोडक्ट थे और उनकी यूनिट्स थी 20,000, 10,000 और 15,000। तो मटेरियल की प्रायोरिटी आई थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरह से लेबर की प्रायोरिटी आई थी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, और सेल्स की प्रायोरिटी आई थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम पहला लिमिटिंग फैक्टर से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। पहला लिमिटिंग फैक्टर है टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज लिमिटेड अप टू 1,20,000 kg। इसका मतलब हम किसी भी कंडीशन में 1,20,000 kg से ज्यादा रॉ मटेरियल अरेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि थी प्रोडक्ट एक्स की 20,000। तो 20,000 यूनिट्स हम एक्स की प्रोड्यूस करेंगे, और उसका जो आपका पर यूनिट केजी था वो था 1 रुपया, जो कि प्रीवियस हमने समझाया था। तो 1 इंटू 20,000 यानी कि 20,000 kg एक्स की प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से वाई की जेड सेकंड प्रायोरिटी थी जेड की, जिसकी 15,000 यूनिट्स हैं। तो 15,000 यूनिट्स जेड की प्रोड्यूस होगी, जो कि 2 kg पर यूनिट जिसमें कंज्यूम होती है। तो 2 इंटू 15,000 यानी कि 30,000 kg
जेड का प्रोड्यूस होगा। अब हमें टोटल प्रोड्यूस करना है 1,20,000 केजी। तो जो बैलेंस निकलेगा वो हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा 20,000 प्लस 30,000 माइनस 120,000, तो ये आएगा 70,000। इसका मतलब हम वाई की केवल 70,000 में 70,000 केजी ही यूज कर सकते हैं। तो 70,000 यहाँ बैलेंस आएगा। 70,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 7,000 यूनिट्स। इसका मतलब वाई की जो 10,000 यूनिट्स थी उसमें से हम केवल 7,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 70,000 आ जाएगी और यहाँ पर टोटल टैली हो जाएगा 1,20,000। अब हम इसी से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। 20,000 केजी 60 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो 20,000 इंटू 60 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 12 लाख। प्रोडक्ट जेड का हो जाएगा 3,75,000 और प्रोडक्ट वाई का हो जाएगा 5,60,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 21,35,000। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी, इन तीनों की कंबाइंड फिक्स कॉस्ट हम लेस कर देंगे 4,50,000। तो इस तरीके से जब हम रॉ मटेरियल को लिमिटिंग फैक्टर मानेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 16,85,000, 16,85,000। अब हम सेकंड जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट, सेकंड हमारा लिमिटिंग फैक्टर है सप्लाई ऑफ लेबर इज लिमिटेड अप टू 96,000 लेबर आवर्स। मतलब हम किसी भी कंडीशन में लेबर के 96,000 लेबर आवर्स से ज्यादा काम में नहीं ले सकते। तो जो लेबर के अकॉर्डिंग, जो लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारी प्रायोरिटीज आई थी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिली थी जेड को, सेकंड प्रायोरिटी मिली थी प्रोडक्ट एक्स को और थर्ड प्रायोरिटी मिली थी प्रोडक्ट वाई को। इसका मतलब प्रोडक्ट वाई की हमको प्रोपोर्शनेट यूनिट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसे इस तरीके से करेंगे। ये प्रायोरिटीज के हिसाब से हमने लिखा। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो प्रोडक्ट जेड की 15,000। अब इसके लिए 1 रुपए लेबर आवर्स हम पर यूनिट 1 घंटा लेबर आवर लगेगा, तो 1 इंटू 15,000 15,000। और जेड एक्स के लिए 3 रुपये पर लेबर आवर था, तो 3 इंटू 20,000 60,000 घंटे हम एक्स के यूज में ले सकते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर हमें निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम हम 96,000 लेबर आवर्स काम में ले सकते हैं, उसमें से 60 प्लस 15 75 हम यूज में ले चुके हैं। तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो होगा 96 माइनस 75,000, दैट इज 21,000 लेबर आवर्स। अब 21,000 लेबर आवर्स हम मैक्सिमम काम में ले सकते हैं और उसके लिए 6 रुपए पर यूनिट आप खर्चा आ रहा था, तो उसको डिवाइड करेंगे 21,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 3,500 यूनिट्स अब हम वाई की काम में ले सकते हैं 10,000 यूनिट्स में से। मेटेरियल के केस में इसमें से 10,000 में से हमने 7,000 यूनिट्स काम में ली थी, जबकि लेबर के केस में वाई में से हम काम यूज में लेंगे 10,000 में से 3,500 यूनिट्स। इसी तरीके से अब इनका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। 15,000 इंटू 25 3,75,000, 20,000 इंटू 60 12 लाख और 3,500 इंटू 80। ये कंट्रीब्यूशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। उस कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 18,55,000। इसमें से जो कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है 4,50,000 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आएगी 14,05,000। तो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर कि अगर हम सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, मतलब 96,000 लेबर आवर्स हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, तो उसके बेस पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी 14,05,000 रुपए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड को। स्टूडेंट्स, एज पर क्वेश्चन हमारा तीसरा लिमिटिंग फैक्टर था सेल्स। टोटल कंबाइंड सेल्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स कैन नॉट एक्सीड ₹31 लाख। मतलब किसी भी कंडीशन में जो हम सेल करेंगे वो 31 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सेल के बेसिस पर जो हमने पीवी रेशियो से प्रायोरिटीज कैलकुलेट करी थी, प्रोडक्ट एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली थी, प्रोडक्ट जेड को सेकंड प्रायोरिटी मिली थी और प्रोडक्ट वाई को थर्ड प्रायोरिटी मिली थी। तो इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट एक्स की कंप्लीट 20,000 यूनिट्स को हम प्रोड्यूस करेंगे और सेलिंग प्राइस थी 100 रुपए, तो 20,000 इंटू 100 यानी कि 20 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट जेड की जो सेकंड प्रायोरिटी में था उसकी 15,000 पूरी यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे, तो 15,000 और इसकी सेलिंग प्राइस थी 50 रुपए, तो 15,000 इंटू 50 ये हो जाएगी 7,50,000। अब हम मैक्सिमम 31 लाख की सेल कर सकते हैं, तो इस 31 लाख में से हम घटाएंगे 20 लाख प्लस 7,50,000 को, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगा 3,50,000 रुपए। तो ये 3,50,000 रुपए हमारे पास 3,50,000 तक की सेल हम प्रोडक्ट वाई की कर सकते हैं और इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए इस 3,50,000 रुपए में से हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को डिवाइड करेंगे, दैट इज 50,000। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी 1,750 यूनिट्स ऑफ वाई आउट ऑफ 10,000 यूनिट्स। अब इसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे।
20 लाख का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आया था प्रीवियस जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें। तो 20 लाख का 60% से कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 12 लाख। 7,50,000 का 50% से कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 3,75,000। 3,50,000 का 40% से कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 1,40,000। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 17,15,000। इसमें से कंबाइंड फिक्स कॉस्ट को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा 12,65,000। तो स्टूडेंट्स, जब तीसरा लिमिटिंग फैक्टर से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आएगा 12,65,000। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे पास तीन लिमिटिंग फैक्टर थे। एक था मटेरियल। इस क्वेश्चन में मटेरियल में हम 1,20,000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन था वो था लेबर, जिसमें हम 96,000 लेबर आवर से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन था वो था सेल्स, जिसमें अपन 31 लाख रुपए से ज्यादा सेल नहीं कर सकते थे। तीनों ही केस में, तीनों ही लिमिटिंग फैक्टर के केस में हमने इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकाली और हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट मिक्स की फैक्टर के हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। आपने देखा तीनों में ही, मटेरियल में, लेबर में और सेल्स में प्रोडक्ट मिक्स डिफरेंट था। जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स हमने यूज किया था, प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई का और प्रोडक्ट जेड का, उनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशंस, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जो कि आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीकॉम पार्ट 3 बिजनेस बजटिंग के हिसाब से। इस चैप्टर में से मैंने पहले भी रिपीट किया था, इस चैप्टर में से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उनमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसका बेसिस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और जो थ्योरेटिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से थ्योरी भी आएगा। वो थ्योरी क्वेश्चन जो हमने पांचों टॉपिक डिस्कस किए, उन पांचों टॉपिक्स की थ्योरी आपको देखनी है, समझनी है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाया, उस प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पहले 2 टॉपिक समझाए थे और इस वीडियो में मैंने आपको लास्ट के 3 टॉपिक समझाए हैं। मेनली आपके कोर्स के हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने प्रोडक्शन डिसीजन में स्टडी किए हैं। तो मैं आशा करता हूं ये 2 वीडियोस जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन के थे वो आप ढंग से पढ़ेंगे और आपको ढंग से समझ में आएंगे और आप मैक्सिमम आउटपुट अपना एग्जामिनेशन में देंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अनुपम जैन आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।